सुप्रभात। मैं सुनीता झा, आपकी हिंदी शिक्षिका। मैं एकांकी सूखी डाली के दूसरे भाग के साथ फिर से प्रस्तुत हूँ। और इससे पहले भाग में अभी तक आपने पढ़ा था कि दादाजी के घर में उनके पोते की पत्नी आती है, जो उस घर में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती है, उसमें वो घुल मिल नहीं पा रही है उस परिवार में। बच्चों, हमने सूखी डाली एकांकी के पहले भाग वाले वीडियो में अभी तक यहाँ तक पढ़ा था, और हमने देखा कि जो नई बहू है बेला, वो अपना वो सामंजस्य तो इस बड़े से परिवार में नहीं बिठा पा रही है। साथ ही उसका जो परिवार है वो भी बेला के बात करने के तरीके और उसके काम ना करने से संतुष्ट नहीं है। वो भी थोड़ा सा गुस्सा है, खासकर महिला सदस्य जो हैं उनके बात करने के तरीके से खुद को अपमानित महसूस करती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, और आगे अब शुरू होने वाला है दूसरा दृश्य, और यहीं से हम लोग आज का वीडियो शुरू करेंगे। तभी पर्दा गिरता है और दूसरा दृश्य शुरू होता है। वहीं बरामदा, दाईं ओर के तख्त पर बिस्तरा बिछा हुआ है, दीवार के साथ तकिया लगा है। दादा आराम से तकिए के सहारे बैठे हुक्का पी रहे हैं। उनका मंझला लड़का करमचंद पास बैठा उनके पांव दबा रहा है। हुक्का पीते पीते बच्चों को बाहर अहाते में खेलते हुए देख रहे हैं। स्नान गृह से नल के जल्दी जल्दी चलने की आवाज आ रही है। शायद कोई बच्चा उसे चला रहा है। यहाँ पर हैंडपंप की बात की जा रही है जो जल्दी जल्दी चलाई जा रही है। करमचंद की भ्रुकुटी तन गई है। भ्रुकुटी यानी भौएं तनी हुई है, यानी वो थोड़े से गुस्से में है, टेंशन में है। पर्दा उठने के कुछ क्षण बाद तक नल के चलने और हुक्के के गुड़गुड़ाने की आवाज आती रहती है। फिर बस करो जगदीश, खेलते हुए बच्चों को क्रोध से वो डांटते हैं। क्या खटखट लगा रखी है, जरा आराम करने दो, अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं कि तुम। तभी दादाजी उनकी बात को टोकते हैं और अपने हुक्के की नली को हटाकर कहते हैं, नहीं नहीं, खेलने दो बच्चों को। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। बच्चे हंसते हैं। बट की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं। बच्चे जो खेल रहे हैं उनका खेल क्या है, बरगद की एक डाल वो लेकर आए हैं और वो आंगन में उन्होंने लगा दिया है और उसे पानी भी डाल रहे हैं। हंसते हैं दादाजी, और उनकी नादानी पर दादाजी हंसते हैं और कहते हैं, नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। यानी कि जो डाली टूट चुकी है उसे कितना भी अच्छी मिट्टी मिल जाए, कितना भी पानी डाल दिया जाए, फिर भी वो पनपती नहीं। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर नली छोड़कर करमचंद से कहते हैं, मैं कहा करता हूं ना बेटा कि एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता न आएगी। और हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ की भांति है। दादाजी अपने परिवार को उसी पेड़ की भांति समझते हैं जिसकी डालियां उनका परिवार है। करमचंद उनकी बात को टोकता है और कहता है, लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। दादा चिंता से, क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है? करमचंद, शायद छोटा अलग हो जाए। दादा, परेश, पर क्यों, उसे क्या कष्ट है? करमचंद, कष्ट उसे तो नहीं, छोटी बहू को है। दादाजी फिर कहते हैं, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। यदि कोई शिकायत थी तो उसे मिटा देना चाहिए था। अगर ऐसी बात है कि अलग होने तक नौबत पहुंच गई है तो मुझे बताना चाहिए था, या उसकी शिकायत को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए थी। हल्की सी खरोंच भी यदि उस पर तत्काल दवाई न लगा दी जाए बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है, और यही घाव नासूर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ, ठीक नहीं होता। दादाजी ने इस चीज को बताया है कि अगर छोटी सी खरोंच लग जाए, उसे तुरंत उसका उपचार ना हो तो धीरे धीरे वो घाव फिर नासूर बन जाता है। नासूर ऐसा घाव जिससे लगातार मवाद निकलता रहे और कभी भरता ना हो। तो यानी कि अगर छोटी बहू के मन में किसी तरह की कमी महसूस हो रही है तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए थी। करमचंद, मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर जहां तक मेरा विचार है छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा जरूरत से कुछ ज्यादा है। दर्प यानी घमंड। मैंने वो मलमल के थान और रजाई के अबरे लाकर दिए थे ना, और सबने तो रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए। अपने मायके घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है और इसको घृणा की दृष्टि से देखती है। करमचंद को इस बात का दुख है कि उसके लाए हुए कपड़े छोटी बहू ने नहीं अपनाए। दादा, बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं है, अर्थात बड़प्पन, आप बड़ा हैं तो वो जताइए, वो बताइए। वो सिर्फ दिखाने की चीज नहीं है कि आप बड़े हैं, आपके अंदर वो एहसास भी होना चाहिए। वो मन में होता है, बाहर नहीं दिखती वो चीज। बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। बहू तभी पृथक होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाए।
दादाजी समझाते हैं कि अगर उसके मन में हमारे प्रति घृणा है तो हमें उसके प्रति घृणा नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें उसे प्यार देना चाहिए ताकि उसे समझ में आए कि उसकी गलती क्या है। लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी समस्त घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी, यानी कि वो घृणा के बदले प्रेम पाकर उस घृणा को भूल जाएगी, उस प्रेम को अपना लेगी। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, और महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती। आप महान हैं इस बात को स्वयं कोई महसूस करता है। आप जबरदस्ती ये बोलेंगे कि आप महान हैं तो कोई मान नहीं जाएगा। अपने व्यवहार से, अनुभव से कराई जा सकती है। ठूठा वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के समस्त ताप को हर ले, और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे। पुलक मतलब खुशी। तो बता रहे हैं कि देखो, जिस तरह से महानता कोई जबरदस्ती मनवा नहीं सकता, वो अंदर पैदा होती है। क्योंकि हम भी देखते हैं कि कोई ठूठा वृक्ष, यानी जिस पर ना पत्ते नहीं है, डालियां नहीं है, वैसे वृक्ष अगर बहुत ऊंचे भी हों फिर भी उसका महत्व हमारे नजर में नहीं होता जब तक कि उसके ऊपर डाल ना हो, उसकी शाखाएं ना हो और उसमें वो पत्ते ना हो जिनसे सुखद छाया हमें मिले और जो हमें फूलों की खुशबू और फल आदि प्रदान करते हो। तभी भासी बाहर से, दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा बट का पेड़ उखाड़ दिया। भासी उन्हीं बच्चों में से एक है जो खेल रही थी और बट की डाल को आंगन में लगा रही थी। मल्लू से लड़ते हुए चीख चीख कर, क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़, क्यों उखाड़ा? दादा, पेड़ हंसते हैं, बच्चे हंसते हैं, ठहरो भासी, लड़ो मत, जाना करमचंद, जरा हटाना इन दोनों को। और उनको मनाते हैं, समझाते हैं कि लड़ो मत, और करमचंद को कहते हैं कि जाकर इन बच्चों को एक दूसरे से अलग करो ताकि लड़ाई ना करें। करमचंद जाता है। दादा फिर हुक्के की नली मुंह से लगा लेते हैं। परेश नीची नजर किए प्रवेश करता है। थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ वहां आता है परेश। दादा, आओ बेटा परेश, वह मैंने 1-2 कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने उन्हें धो डाला है या नहीं। धो डाले हो तो ले आओ जरा, फिर मैं तुमसे बात करता हूं। परेश मैं लज्जित और वो शर्मिंदा होते हुए कहता है। दादा समझ जाते हैं कि शायद वो धुले नहीं है इसीलिए इतना शर्मिंदा है। नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा, आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था, आओ आओ इधर आकर बैठो। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। परेश चुपचाप आकर दादा के पास बैठ जाता है। दादा हुक्का गुड़गुड़ाना छोड़कर कहते हैं, मुझे करमचंद से अभी पता चला है कि तुम्हारी बहू को रजाई के अबड़े और मलमल का थान, जो रजाई का जो कवर बनता है वो कहलाता है अबड़े। देखिए यहाँ पे जो ऊपर जो लगा हुआ रहता है वो पसंद नहीं आए। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वे नए फैशन की चीजें खरीदना क्या जाने। तभी तो मैं कहता हूं कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वह स्वयं अपनी पसंद की चीजें ले आएंगी। दादाजी अपना मन बड़ा करते हुए यह कहते हैं कि जो अभी तक किसी महिला ने उस घर में नहीं किया, यानी कि उन्होंने परिवार के ही पसंद को पसंद किया, लेकिन अब वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन छोटी बहू अपनी पसंद से चीजें ले आए बाजार जाकर। परेश जी, दादा हुक्के का कश लगाकर, और मैं सोचता था कि अब बहू आ गई है तो इंदू का दहेज तैयार करने में भी सहायता देगी। दादाजी बहू बेला को बहुत ज्यादा महत्व देने की कोशिश करते हैं ताकि वो इस परिवार में खुद का सामंजस्य बैठा सके, जिसके लिए वो कुछ काम देते हैं। बताते हैं कि जो इंदू की दहेज तैयार होने वाली है वो बेला अपनी पसंद से तैयार करे। परेश जी, मैं इसलिए आया था। फिर से बात रुक जाती है। दादा हाँ कहो, क्यों झिझकते हो। परेश जी, बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। दादा इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा, अभी कै दिन हुए हैं उसे आए। और फिर बेटा मन लगता नहीं, लगाया जाता है, दादा ने समझाने की कोशिश की। परेश वह मन लगाती ही नहीं। दादा तो हमें उसका मन लगाना चाहिए, वह एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है, कभी नाते रिश्तेदारों में नहीं रही, इस भीड़ भाड़ में वह घबराती होगी। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। बच्चों, दादाजी का बड़प्पन है कि वो बेला के परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि वो एक छोटे से परिवार से आई है जिसमें वो अकेले सब कुछ थी, और यहाँ इतने परिवार में सामंजस्य बढ़ाना उसके लिए कठिन है। परेश
उसे कोई पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंझली ताई, बड़ी भाभी, मंझली भाभी, इंदू, रजवा सब आई थी। सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी कि तू उसके हाथ बिक गया है, तू उसे कुछ नहीं समझाता, और उधर वह उन सब से दुखी है। बेचारा परेशान है, क्योंकि परिवार कहती है कि तुम उसे नहीं समझाते बेला को, और बेला कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, और परेश को तो दोनों की बातें सुननी होगी। सब मेरा अपमान करती है, सब मेरी हंसी उड़ाती है, ऐसा बेला का मानना है, जो परेश को कहती है। मेरा समय नष्ट करती है, मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ। अपना एक भी उसे दिखाई नहीं देता, उसे मतलब बेला को। ये सब बेला की कही बातें हैं जो परेश अपने दादाजी को बता रहा है। अब मेरी माने तो दादा फिर से उसको प्रोत्साहित करते हैं, कहते हैं हाँ हाँ कहो। परेश, बात यह है कि वह आजादी चाहती है, दूसरों का हस्तक्षेप मतलब दखल अंदाजी, दूसरों की आलोचना उसे पसंद नहीं है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। वे समझती है वह छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना करना, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझती हैं। अभी परेश बता रहे हैं कि छोटी बहू को लगता है कि मैं सबसे छोटी हूं, इसीलिए सब लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। दादा सिर्फ हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, वो सोच रहे हैं। और वह अपनी पृथक गृहस्थी बसाना चाहती है, अलग घर बसाना चाहती है। वह अभी भी बेला ही है, जहां उसे कोई रोकने वाला ना हो, जहां वह स्वेच्छा पूर्वक अपना जीवन बिता सके। स्व जोड़ इच्छा, यानी अपनी इच्छा पूर्वक, अपनी इच्छा से वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। मैं तो हमेशा यहाँ बना ना रहूंगा, कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तब्दीली हो जाएगी। यानी कि अगर सरकारी नौकरी में है तो तबादला यानी कि ट्रांसफर तो होता ही रहेगा। तो उतने दिन को यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दे, अगर तब तक के लिए आप हमें वहां जाने की इजाजत दे दें, उसकी सारी उद्विग्नता मतलब बेचैनी, अन्यमनस्कता यानी कि सबके प्रति जो विरक्ति है और तिलमिलाहट से उसकी यही इच्छा काम करती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? परेश परेशान है कि उसे कैसे समझाए कि परिवार को तोड़ना सही नहीं है। दादा कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर कहते हैं खांसते हैं। यूं तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए। वह पड़ा भी बेकार है, और अभी मैं उससे किसी तरह का भी काम लेने का इरादा नहीं रखता, मतलब वो खाली पड़ा हुआ है। पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी यह संभव है, मतलब मैं परिवार को अलग नहीं होने दे सकता। मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूं तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है, शाखाओं, पत्तों, फलों, फूलों से भरा पूरा। यानी जब भी मैं कल्पना करता हूं अपने परिवार को देखने के लिए तो मुझे यही बरगद का पेड़ नजर आता है, जिसमें सब कुछ भरा पूरा है वो। और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की कलियां टूटने लगती है, और वह केवल ठूठ रह जाता है। यानी कि जिस पर ना पत्ते हो ना फूल हो, वो ठूठ कहलाते हैं। स्वर धीमा, जैसे अपने आप से कह रहे हो, मतलब ऐसा लगता है कि अपने आप से बात कर रहे, परेश को नहीं कह रहे हैं। और मैं सिहर उठता हूँ, मतलब मैं बेचैन हो जाता हूँ, मैं कांप उठता हूँ, रोमांचित हो जाता हूँ। ना बेटा, मैं अपने जीते जी यह सब ना होने दूंगा। तुम चिंता ना करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार मतलब अपमान करने का साहस ना होगा, कोई उसका समय नष्ट ना करेगा। ईश्वर की कृपा से हमारे घर सुशिक्षित सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे तंग करेंगे? भगवान की इच्छा हुई कि हमारे घर में इतनी अच्छी बहू आई है, इतनी पढ़ी लिखी, तो हम अपनी बेवकूफी से उसे परेशान करेंगे? तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता को, यहाँ को होगा, मन में स्थान ना दो। मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को परायों से घिरी अनुभव न करेगी। मैं उस सब कुछ सही कर दूंगा। उसे जो परायापन यहाँ महसूस हो रहा है वो अब नहीं होगा। उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। परेश, जैसा आप उचित समझें। दादा, और देखो, तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन न दुखे। ऐसी भी कोई बात न करो जिसे वह अपना अपमान समझे। परेश चलने को होता है और तुम उसे साथ ले जाकर नगर से सब चीजें खरीद लाओ। शेष की चिंता तुम न करो। शेष मतलब और जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं, जो परिवार के साथ उसके मतभेद हैं, उनकी चिंता तुम मत करो। मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल दूंगा। परेश, जैसी आपकी इच्छा। चला जाता है। दादा फिर गुड़गुड़ाने लगते हैं। हुक्के के लंबे कस हैं जो इस बात के साक्षी हैं कि दादा हुक्का पीने के साथ साथ सोच भी रहे। साक्षी मतलब गवाह। दादा, जैसे अचानक उन्हें कुछ याद आ गया हो। रजवा, रजवा। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। रजवा नहीं आती। फिर आवाज देते हैं, रजवा, रजवा। रजवा दूर से, जी आई।
भागती हुई प्रवेश करती है। दादा, छोटी बहू के अतिरिक्त सभी को मेरे कमरे में भेज दो। वो अतिरिक्त मतलब के अलावा, छोटी बहू के अलावा सबको मेरे कमरे में भेज दो। कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए। रजवा जाने लगती है। और सुनो, कोई ना रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ आ जाए। वो सबसे बात करना चाहते थे। रजवा, जी मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूँ। रजवा चली जाती है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज आने लगती है। दादा और भी लंबे लंबे कस लेते हैं। धीरे धीरे कुटुंब के प्राणी आने लगते हैं। बालक और युवक तख्तों और चारपाइयों पर बैठते हैं और स्त्रियां बरामदे के फर्श पर। रजवा उनके बैठने के लिए मोढ़े और चटाइयां लाकर बिछा देती है। मोढ़े मतलब बेंत का बना हुआ बैठने का एक चीज होता है, जिस मचिया के जो आप आजकल के समय में देखते हैं उसी का शेप का होता है। दादा हुक्का पीना छोड़कर, इंदु कहाँ है, वह नहीं दिखती। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और एक नजर सबको देखते हैं। रजवा स्नान गृह को जाने वाले दरवाजे में जाकर इंदु को आवाज देती है। कपड़े धोने का स्वर जो इस बीच में निरंतर आता रहता है, निरंतर यानी लगातार, सहसा बंद हो जाता है, यानी अब इंदु सुन चुकी होती है। इंदु बाहर से, जी आई। अंदर आकर, मैं नल पर थी, कपड़े धोने में लगी थी, इसलिए शायद उसने सुना नहीं था। दादा एक कश खींचकर, बैठो बेटा। एक दो क्षण तक हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया, मतलब विशेष काम से, विशेष कारण से बुलाया है। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। इंदु बीच में वो टोकती है, कहती है, दादाजी। दादा, इंदु बेटा मुझे अपनी बात कह लेने दो। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती और राज करती आई है। वहां अकेले रहती थी, सबके नजर के सामने और सबकी प्रिय थी वो। यहाँ वह केवल छोटी बहू है। यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है। जहां वो हर सबसे आदर पाती थी, यहाँ उसे आदर करना पड़ता है। हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दब कर रह गया है। मुझे यह बात पसंद नहीं। कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। बेटा, बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता, बड़ा तो बुद्धि में होता है, योग्यता से होता है। छोटी बहू उम्र में ना सही, अक्ल में हम सबसे निश्चय ही बड़ी है। दादाजी की बड़कपन को देखिए। वो कहते हैं कि छोटी बहू अकल में सबसे बड़ी है, इसीलिए उसको सम्मान देना चाहिए उम्र में छोटे होने के बावजूद। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाएं। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। वो जैसे अपने घर में रहती थी, मायके में रहती थी, बिल्कुल यहाँ भी उसे उसी तरह से रखा जाए। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श ले, और मैं प्रसन्न होऊंगा यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो, यानी उसे कोई काम भी ना करने दिया जाए, और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो। उसको समय दो ताकि वो अपने ज्ञान को और बढ़ा सके। उसे अनुभव ही ना हो कि वह किसी दूसरे घर में, किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। फिर कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और फिर, बेटा यह कुटुंब महान वृक्ष है, हम सब इसकी डालियां हैं। डालियों से ही पेड़ है, और डालियां छोटी हो चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती है, सब पेड़ के घनत्व को बढ़ाने में अपना योगदान देती है। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए। पृथक मतलब अलग हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते हो, बस यही बात मैं कहना चाहता हूं। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब दादाजी थोड़े कठोर होते हैं और धमकाते हुए कहते हैं कि अगर किसी ने उसका अपमान किया तो मैं ही इस घर से चला जाऊंगा। अब तुम सब जा सकते हो। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। सब धीरे धीरे जाने लगते हैं। इंदु बेटा और मंजली बहू, तुम जरा बैठो। दोनों को कहते हैं रुको, ताकि उनसे कुछ बात कर सके। दोनों के अतिरिक्त से सब चले जाते हैं। मंजली बहू, तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित रखो बेटा जो उसे सहन कर सकते हैं। मंजली बहू को समझाते हैं, क्योंकि वो बहुत तेजी से हंसती है, लोगों को उससे अपना अपमान महसूस होता है, तो बताते हैं कि जो उसे बर्दाश्त कर सकते हो, जो उसे समझते हो, बस उन तक अपनी हंसी को सीमित रखो। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है। अगर आप घर में बैठे हुए हैं तो बाहर कोई चल रहा है तो उस पर आप हंस ले,
कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं जब तक वे पूर्णतया घर का अंग न बन जाए। लेकिन घर के लोगों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, और वो भी तब जब तक कि उन्होंने अपने इस घर को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। आपको याद होगा कि मंझली बहू ने परेश और बेला के वार्तालाप के बारे में बताकर काफी हंसी उड़ाई थी। और इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए, उससे ज्ञान अर्जन करना चाहिए। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेषकर सावधान रहने का आदेश देता हूँ। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। फिर क्षण भर बाद, अब तुम जाओ और देखो फिर मुझे शिकायत का अवसर न मिले। दादाजी का गला भर आता है, वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। यही मेरी आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ फले फूले, जीवन की सुखद शीतल वायु के स्पर्श से झूमे और सरसराए। दादा अपनी आकांक्षा, अपनी इच्छा बताते हैं कि वो चाहते हैं कि इस पेड़ की, इस परिवार की सभी डालियां या जो सदस्य है वो एक साथ में मिलजुल कर फूले फले और विकास करे। विटप यानी वृक्ष से अलग होने वाली डाली की कल्पना ही मुझे सिहरा देती है, मुझे रोमांचित कर देती है, डरा देती है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। इंदु, हमें क्षमा कीजिए दादाजी, हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर न मिलेगा। दोनों चली जाती है। दादा कुछ देर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर बाहर खेलते हुए बच्चों को आवाज देते हैं। दादा, भासी, मल्लू, जगदीश, आओ आज तुम्हें एक कहानी सुनावे, बरगद का पेड़ और उसके बच्चों की। भासी दरवाजे से झांक कर, हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते हर बार वही कहानी। अब एक ही बात बार बार सुनना बच्चे नहीं चाहते। मल्लू, चांद राजा तारा राजा की सुनाओ तो आए, हर बार वही कहानी। नकल उतार कर, एक था बरगद का पेड़। नकल उतारते हुए मल्लू आने से मना कहता है और कहता है दूसरी कहानी सुनाने को। दादा हंसते हैं। यही कहानी तो कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करती है। यही तो जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है। बच्चों, ये बहुत विशेष पंक्ति है, इसको समझिए। ये कहानी जो है कुटुंब को यानी कि परिवार के बारे में तो आपने देखा है कि परिवार को समृद्ध बनाती है और यानी बरगद के समान बने रहना। लेकिन समाज और राष्ट्र का भी यही एकमात्र मूल मंत्र होना चाहिए कि सब मिलकर रहें, चाहे वो जिस भी जाति के, रूप के, रंग के, किसी भी समाज के हो। अगर सब मिलजुल कर रहे तो समाज का और राष्ट्र का भी विकास अवश्य होगा। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और पर्दा गिरता है। तीसरा दृश्य, वही बरामदा, दोनों तख्त पूर्ववत खिड़कियों के बराबर रखे हुए हैं, और पूर्ववत मतलब पहले की तरह, और दो चारपाइयां वैसे ही दीवार के साथ लगी खड़ी है। हाँ, कुर्सी मध्य में आ गई है। ज्ञात होता है कि इस पर छोटी बहू बेला बैठी धूप सेक रही थी, किंतु पर्दा उठने पर वो आकुलता से यानी बेचैन होकर बरामदे में घूमती हुई दिखाई देती है। एक हाथ में पुस्तक है, मानो पढ़ते पढ़ते कोई विचार आ जाने से उठकर घूमने लगी हो। बेला अपने आप से, मैं किन लोगों में आ गई हूं, ये कैसे लोग हैं, कुछ भी तो समझ नहीं सकी। आज कुछ है, कल कुछ, पल में तोला, पल में माशा। बच्चों, ये एक लोकोक्ति है कि एक ही क्षण में थोड़ा सा हो जाता है, एक ही क्षण में बहुत ज्यादा है। जैसे कि अभी हम लोग ग्राम में तोलते हैं, पहले इसी तरह से तोला और माशा में तोला जाता था। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता, कुछ समझ नहीं पाती है। कभी गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं, और नर्म होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। पहले जो सब गुस्सा थे, जो सब बात बात पे ताने देते थे, वो अभी एकदम नरम हो गए हैं। आज जिस बात को बुरा कहते हैं, कल उसी की प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई इन लोगों से। अपने में बात करते हुए बेला ये सब सोचती है, अपने से बात करती है, और फिर जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है और पुस्तक खोल लेती है। अंदर गैलरी से उसकी सास छोटी भाभी आती है। छोटी भाभी, तुम ठीक कहती थी बेटी, इस रद्दी सामान से बैठक नहीं, कबाड़ी का गोदाम दिखाई देती थी। सोचती थी कि यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं, और इस पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं, कहीं दादाजी बुरा ना माने। पर अच्छा किया तुमने जो वह सब उठा दिया। मैंने परेश से कह दिया है, तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान खरीद लाओ, अपनी पसंद का सामान खरीद लाओ। तुमने ठीक ही किया जो पुरानी चीजों को हटा दिया, ऐसा छोटी भाभी कहती है। यह सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। कई बार निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए वह मुझसे रूठ चुका है। यही कुर्सियां सुरेश चाहता है, जो नहीं मिलने से वो रूठ जाता है उससे। बेला, आप बैठिए माँ जी। छोटी भाभी कहती, बस तुम बैठो बेटी, मैं तो यूं ही तुम्हें इधर बैठे देखकर चली आई। अनाज पड़ा है, उसे फटकना है, मिर्चें पड़ी हैं, उन्हें कूटना है, मक्खन कई दिनों का इकट्ठा हो गया है,
उसका घी बनाना है। ढेर सारे काम वो सुनाती है कि नहीं नहीं तुम आराम से बैठो, मैं वो काम करने जा रही हूँ। 20 दूसरे काम है और दिन ढल रहा है। मैं सोचती थी तुमने मेरी बात को बुरा न माना हो। वास्तव में बेटी, रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रो दी। नौकरानी समझदार, विश्वसनीय और आज्ञाकारी है, किंतु जो काम उसने कभी किया ही ना हो वह उससे किस प्रकार हो सकता है। छोटी भाभी परोक्ष रूप से बेला से क्षमा याचना करती है। कहती है कि मैंने जो कहा उस दिन सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि रजवा रो रही थी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए मैंने कहा तुम उस बात का बुरा मत मानना। बेला उठती हुई, आप बैठिए तो। छोटी भाभी उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे बैठाते हुए, बैठो बैठो बेटी, कष्ट न करो, मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट न करूंगी, मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। भावुक स्त्री है, जल्दी ही बात का बुरा मान जाती है। तुम यूं करना कि ज्यों ही नया फर्नीचर आ जाए अपने सामने लगवाकर रजवा को एक बार झाड़ना बुहारना सिखा देना, फिर वह गलती नहीं करेगी। ना हो तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। छोटी भाभी सारे उलझन सुलझाने की कोशिश करती है। वो बताती है कि ठीक है, तुम रजवा को सारे काम सिखा देना, और अगर तुम नहीं सिखाना चाहती तो मुझे बता देना, मैं ही उसे सिखा दूंगी। बेला, नहीं नहीं आप सास, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे इतना कह दिया है। यूं तुम न चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा, तुम इस बात की तनिक भी चिंता मत करो। और चलने को उद्यत होती है, यानी तैयार होती है। बेला, आप बैठिए तो सही। सास, नहीं नहीं तुम अपना पढ़ो, मैं वृथा मतलब बेकार में ही तुम्हारा समय नष्ट ना करूंगी। चली जाती है। बेला पुस्तक बंद करके लंबी सांस लेती हुई, जैसे अपने आप से ऐसा लगता है अपने आप से ही बोल रही हो। इन लोगों को कुछ भी तो समझ नहीं पाती, ये माँ जी एकदम कैसे बदल गई। अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी, इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर पढ़ने लगती है। बड़ी बहू और मंझली भाभी बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। मंझली भाभी, क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं? जरा हंसती है। बुढ़िया है तो सयानी, लेकिन फिर रुक जाती है। और तभी बड़ी बहू, आपने इंदु से ठीक ही कहा था, हमें वास्तव में काम की परख नहीं। पर अब फिर बात रुकती है और बेला कहती, आइए इधर बैठिए, चारपाई सरका लीजिए। मंझली भाभी वैसे ही खड़े खड़े, मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी हो। सब बेला का कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रहे हैं। वास्तव में बहू दादाजी पुराने नौकरों के हक में है, दयानतदार होते हैं। दयानतदार मतलब जो ईमानदार भी होते हैं, सच्चा भी होते हैं, और जो अपना समझते हैं, और विश्वसनीय। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं, और ये नौकर जो हैं वो हमारे पास कई पीढ़ियों से काम करते आ रहे हैं। इस रजवा की सास भी यही करती थी, अब रजवा की बहू भी यही करती है। मतलब 3 पीढ़ियों से रजवा भी इस परिवार में काम करती आ रही है। बड़ी बहू, मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती? उसकी उम्र भी कम है और काम भी जल्दी सीख जाएगी। बड़ी बहू ने एक सलाह दिया। वेला अनमनस सी, मतलब इन सब बातों को ध्यान न देते हुए थोड़ी विरक्ति के साथ, नहीं, नए नौकर की आवश्यकता नहीं, रजवा काम सीख जाएगी। कुछ चिढ़कर, थोड़ा सा चिढ़ जाती है, फिर बोलती है, पर आप खड़ी क्यों हैं? मंझली भाभी, हम तुम्हारा हर्ज न करेंगी, मतलब तुम्हारा नुकसान नहीं करेंगे तुम्हारे समय का। बेला और भी चिढ़कर, मेरा कुछ हर्ज नहीं होता। बड़ी बहू, हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। बेला रुआसी आवाज में, मतलब रोने जैसी आवाज में बोलती है, आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती हैं? मुझे छोटा कहकर मुझे इस तरह का मेरे साथ व्यवहार क्यों कर रही हैं? मुझे तकलीफ देने वाला व्यवहार। आप मेरे साथ क्यों परायों का सा व्यवहार करती है? उठ खड़ी होती है बोलते हुए बेचैनी में। बड़ी बहू, बैठिए बैठिए। मंझली भाभी, आप भी बैठिए। बेला, मैं चलती हूँ। रुलाई को रोककर आंखों पर रुमाल रखे जल्दी जल्दी चली जाती है। मंझली भाभी जैसे अपने आप से, परायों का सा? वो समझ नहीं पाती है कि बहू ने ऐसा क्यों कहा। बच्चों, एक बार फिर से इस वीडियो की लंबाई को देखते हुए मैं इसे यहीं पे बंद कर रही हूँ, रोक रही हूँ, और आप सब मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने बहुत कोशिश की कि इस एकांकी को बस 2 ही भागों में समाप्त कर दूं, ताकि आपको भी ज़्यादा परेशानी ना हो और मुझे भी ज़्यादा वीडियोस ना बनाने पड़े। लेकिन क्या करूं कि ये कहानी एक तो बहुत लंबी है और साथ ही साथ थोड़ी भावपूर्ण है, थोड़ी जटिलताओं के साथ ये लिखी गई है। तो इसकी व्याख्या करते करते मैंने देखा कि ये बहुत लंबी वीडियो बनते जा रही है। तो मैं इतनी लंबी वीडियो बनाना और उसे अपलोड करना थोड़ा मुश्किल समझती हूँ, और साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि आप भी इतनी लंबी वीडियो देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो मैं इसके लिए जल्दी ही तीसरा भाग भी प्रकाशित करूँगी।
तो इसके साथ ही अभी के लिए मैं आप लोगों को बाय करती हूँ। बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा।